नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल चैनल पर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए। कल हमने देखा था एसएससी में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर में। आज मैं कुछ लेकर के आया हूं जो बिहार बी एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। जीएस जिस भी परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वो बिहार एसआई हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे किसी भी हो एग्जाम्स में, ये जो भी मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ, ये सीरीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, मतलब कहते नहीं वर्णन उसका किया जाएगा, यानी कि हर एक ऑप्शन को पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि ये ऑप्शन कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसकी व्याख्या क्या होगी। तो आप सभी जो भी व्यूवर्स हमारे हैं, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से हमारा जो है कंटेंट रहता है। और जो भी हमें कमी आपको दिख रही है, जो भी मेरे मेहनत में या किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कंटेंट में कमी लग रही है, या डिजिटल रूप से, या कुछ भी किसी भी प्रकार से है, या वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप कृपया करके कमेंट में बताएं, तो उसको हम सुधार करेंगे, जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा हम बात ना करते हुए। 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको वो पूर्ण कराया जाएगा। स्पीड अगर ज़्यादा है मेरी, तो आप यूट्यूब के जो भी आपके सेक्शन होता है, जो भी आपका वो फंक्शन होता है, प्लेबैक स्पीड से आप कम कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे और आज हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी जी ने जेल से रिहाई के बाद में कांग्रेस नेताओं की ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ यहाँ पे मुलाकात किया था। तो यहाँ पे दोनों देखो, क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये भी बात ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो पढ़ ले सकते हो। इंग्लिश में भी क्या दिया गया है, आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931 कांग्रेस लीडर्स मेट इन, कहाँ मिला गया, तो यहाँ पे इलाहाबाद में इन्होंने क्या हुआ है, कांग्रेस नेताओं ने भविष्य के लिए कार्रवाई की योजना बनाने के लिए जो है इलाहाबाद में इन्होंने मतलब मिले थे, ठीक है। नमक सत्याग्रह यहाँ पे 1930 में चलता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नमक सत्याग्रह भी इन्होंने के द्वारा चलाया गया, चंपारण भी इनके द्वारा चलाया गया था, खेड़ा आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। चंपारण 1917 में स्टार्टिंग होती है, 1918 में किसानों के जो अपील की गई थी, उन किसानों के ब्रिटिश के खिलाफ, या ऐसे कह सकते हैं किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, तो उसी को हम खेड़ा आंदोलन कहते हैं। 1918 में स्टार्टिंग हुई थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे महात्मा गांधी जी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्होंने ही 1930 में स्टार्टिंग किया था। अब बात आती है कि इन्होंने साबरमती जो आश्रम है वहाँ से दांडी यात्रा स्टार्ट किया था, और कहाँ तक चली थी, दांडी तक चली थी। कब स्टार्टिंग हुई थी, 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक चलती है। और फिर इन्होंने ही गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन कौन था, वहाँ ब्रिटिश इंडियन कंपनी का एक वायसराय था। तो इन महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते में लंदन में द्वितीय गोल सम्मेलन जो था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो उसमें ये चीज़ होता है, 5 मार्च ये डेट दी गई है, 5 मार्च 1931 को ये चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में ना आए तो वो पेपर बन ही नहीं सकता है, बिना गांधी जी के पेपर बन ही नहीं सकता है, सीधी सी बात ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, पेपर ये होता है इजी टू मॉडरेट आता है, कभी कभी ये कर देता है मॉडरेट टू हार्ड कर देता है, लेकिन ध्यान ये रखनी है बात आपको कि इजी टू मॉडरेट अगर रहेगा तो इसमें क्वेश्चन जो 70% होते हैं क्वेश्चन, वो ऐसे ही क्वेश्चन आए जाते हैं। लेकिन 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम रहते हैं, जो लड़के कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन 10% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो किसी से नहीं हिलते हैं, और वही 10% जो है कंपटीशन तय करता है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। तो उन क्वेश्चनों को जरूर पकड़ना है जो 10% में है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, डॉक्टर ए.यू. ह्यूम ने किया था। अब बात आती है कि दादा भाई नौरोजी जो थे,
इन्होंने पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हुआ था, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, और इसमें जितने भी आंदोलन हुए, हमको 1905 का जैसे हुआ, बनारस में हुआ, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता किया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो एयूएम के द्वारा हो गई थी, लेकिन जब 1885 की बात आती है तो दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये स्थापना कहाँ की गई थी, तो देखिएगा इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेट। 1885 एडी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब समझ रहे हो, दादा भाई नौरोजी, और बम्बई में की गया था, और 72 इन्होंने प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। और ये भी ध्यान रखना है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो किस के कौन सा ऐसा वायसराय था तो जिसके शासन में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि उस समय वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था, डफरिन था, ध्यान रखना, डफरिन था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन हुआ, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ, इस देश आज़ाद जब आज़ाद हुआ तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, कौन सा वायसराय था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, यही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और यही क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इतने ये व्याख्या इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो देखिएगा भाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। तो ध्यान रखना है, 2500 से 1700 बीसी के बीच में ये मेला जो है इसका काल रहता है। और इसकी जो खोज किया था, जो या ऐसे कह सकते हो, इसके जो खोजकर्ता थे वो जॉन मार्शल थे, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक थी, जो कौन सी थी, प्रागैतिहासिक जो काल था वो नगरीय सभ्यता थी। और इसकी जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा जो था, इसकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 50 है, सारे क्वेश्चन हमको देखने भी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में मतलब उसको रूप में यूज किया जाता था या उपयोग में लाया जाता था। उसका नाम था, का क्या नाम था, आर्किमेडू। देखो, लोथल सब लगाएंगे, लोथल नहीं है। लोथल जो है मेरा, वो गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में जब हड़प्पा सभ्यता की बात आएगी तो हड़प्पा सभ्यता में पाया जाने वाला एक ही बंदरगाह था, जो सबसे बड़ा बंदरगाह, या हम कह सकते हैं पहला बंदरगाह बंदरगाह जो था वो लोथल था। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो मछली पकड़ने का जो उपनिवेश था, जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में उसका जो है नियोजित किया गया था, जिसका बनाया गया था, जिसका यूज किया गया था, उसका उपयोग किया गया था, तो वो है आर्किमेडू, जो पांडिचेरी में पड़ता है, पांडिचेरी या के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश से जो जो भी बच्चे इंग्लिश के हैं या जो भी इंग्लिश से सीखते हैं या इंग्लिश समझ पाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फिनिशिंग कॉलोनी विच वाज द यूज्ड एंशिएंट इंडियन एज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग विद द रोमन्स एंड ग्रीक रोमन्स। तो ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया कराया गया है, जो आपको आसानी लगे, जिसमें आप इजी समझ में हो, समझ में जो चीज़ आई वो उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना बेटा, 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था, यानी कि मेरा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ये ध्यान रखना है। लेकिन बात जब आती है लागू करने की, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये ऐसा हुआ ये था कि इसमें स्वाधीनता, एक जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1930 में स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसके दौरान एक बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी मेरे लिए डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 26 जनवरी को ऐसा कौन सा उपलक्ष्य में
जो है मनाया जाए, कोई ऐसा दिवस मनाया जाए जो 26 जनवरी के रूप में हमारा जो है एक याददाश्त बनी रहे, एक भविष्य के लिए एक याददाश्त बनी रहे। तभी हम लोग संविधान का जितने जितने भी अनुच्छेद थे, वो लागू कर सकते थे, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्योंकि शुरुआत होती है, जब पहली बैठक होती है 6 दिसंबर 1946 को, तो उसके बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद में 26 नवंबर 1949 आप निकाल सकते हैं। 6 दिसंबर सॉरी 9 दिसंबर 6 दिसंबर नहीं सॉरी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, जिसमें अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को, और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ध्यान रखना। तीसरी बैठक में, जब तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रधान जी को चुना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि मेरा जो संविधान जो लागू हो गया था, वो पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, बनकर तो तैयार हो गया था। ये क्वेश्चन कोई तुमसे पूछे कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन हम कहें पूर्णतः लागू कब हुआ था, तो पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, आपके गूगल पे और लूसेंट में दोनों जगह पे दिया गया है। 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, बाकी जितने भी शेष बचे थे, वो सारे अनुच्छेद 395 अनुच्छेद जो भी थे मूल रूप से, वो मेरे है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। ये बात ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन हमने और भी अदर दे दिया। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम कहें संविधान सभा ने 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की संहिता की पुष्टि की, ऐसा नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया, नहीं 48 में नहीं किया था। भाई राष्ट्रीय गीत को तो उन्होंने 1950 में किया है। संविधान सभा में जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नहीं 49 में भी नहीं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखो बात ये है, देखो ये राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 3 है, तो पहले तो हमारा राष्ट्रीय क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है, क्योंकि झंडा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। और गीत और जो गान है, ये जो है एक साथ में अपनाए गए थे। तो ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे 47 की बात ही नहीं हो रही, भाई राष्ट्रमंडल की सदस्यता कहाँ पर हुई है, कोई नहीं हुई, तो ये बी सी डी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल भी एलिमिनेशन, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है वो गलत है, यानी कि रॉन्ग है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, ध्यान रखना, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, हमने बताया था ना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ अपनाए गए हैं। और इसका क्या नाम है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। नहीं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 22 जुलाई, अभी पहले हम बता चुके हैं, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था, क्योंकि बिना तिरंगा बिना झंडा कुछ देश की कोई शान ही नहीं है। तो पहले झंडे को अपनाया गया था, ऐसे याद रखिएगा, पहले झंडे को अपनाया गया था, उसके बाद में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, फिर उसके बाद में राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और गान गीत दोनों एक जगह पे हैं। और जो मेरा जो ध्वज है, ये ध्वज सबसे पहले आता है, जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये इस बात को आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो इजी होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में पा जाता है लड़का, तो एकदम जैसे कहते हैं नहीं, एक लॉलीपॉप आ गया, तो लॉलीपॉप नहीं समझना है, लॉलीपॉप आपका धतूरा भी बन सकता है, ध्यान रखना। जल्दबाजी में अगर किया तो हो सकता है गलत अगर हो गया तो वो लॉलीपॉप नहीं है, फिर वो लॉलीपॉप तुम्हारा धतूरा बन जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अदर जो स्टूडेंट होंगे वो सही करेंगे, और तुम्हारा जो गलत होगा तो तुम रेस से वैसे भी बाहर हो, ये भी ध्यान रखना बात को। तो लॉलीपॉप को धतूरा नहीं बनाना है, धतूरा जो धतूरा है उसको छूना ही नहीं है, लॉलीपॉप को लॉलीपॉप रहने देना, ध्यान रखना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया था, धन निष्कासन के सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल था, यानी कि इन्होंने ही दिया था, रोल क्या था, उन्होंने ही दिया था। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ये पुस्तक पूछा जाता है ये किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी जी की है। ऑप्शन में भी दिया गया, देखो हम पहले ही बता दिए, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है एनी बेसेंट, शशि थरूर, दादा भाई नौरोजी, जयराम नरेश। ये जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में जो भी दिए गए हैं, एनी बेसेंट जी की पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हारी द
स्नाइटिक व्हील करके है। हाँ, बहुत सारी ऐसी पुस्तक एनी बेसेंट जी की हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ठीक है। सच थरूर जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी लिखी गई हैं 2019 से लेकर 19, 20, 21, 22 में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के थ्रू, एसएससी तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं बनाता जिसमें सच थरूर जी को रखे ना, सच थरूर और एनी बेसेंट जी को रखे ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जयराम प्रकाश जी और दादा भाई नौरोजी जी, ये भी तो दादा भाई नौरोजी तो हमने बता ही दिया, है ना। पॉवर्टी एंड क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना है इस बात को, ये जो है चारों ऑप्शन जो है मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान ध्यान रखना है। अब बात आती है कि दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस की जो अधिवेशन जो हुए थे, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे, इसमें 3 बार भाग लिया है, लेकिन कब कब लिया ये भी ध्यान रखना है। तो 1886 में इन्होंने भाग लिया, 1893 में भाग लिया, 1906 में लिया। 1906 में कब लिया बोलो, 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, उसके पहले 1906 में ले लिया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में होता है, वहाँ पर लिया था, वहाँ पर इन्होंने नहीं लिया था। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि उसके बाद में और उसके पहले, ये ध्यान रखना है, यानी कि 1905 के बाद में और 1907 के पहले। तो 1906 में लेते हैं, 1893 में लेते हैं और 1886 में लेते हैं, ये भी ध्यान आपको बात क्या है याद ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर देखते हैं। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। तो आर्सेनिक का बहुत इजी होता है, एस होता है, ये हमारी उपधातु होती है, यानी कि ना ये धातु है ना वो अधातु है, दोनों के गुण रखने वाली ऐसी धातु जो दोनों के गुण रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। यानी कि जैसे एलेस्ट्रोल जो होता है, ये भी मेरा जो है इसका परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है, तो 33 होता है, 33 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब है जिस क्रमांक पे वो टिका हुआ है, सिद्ध परमाणु क्रमांक, क्रमांक मतलब क्रम, तो वो जो क्रम है, क्रम समझते हो, क्रम मतलब नंबरिंग दिया गया है। जो भी पीरियोडिक टेबल आपकी दी गई है, जो मेंडलीव के अनुसार, ये जो भी मोजले ने दिया है, या आधुनिक आवर्त सारणी जो मेरी दी हुई है, उसमें जो भी परमाणु क्रमांक जो है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसमें किससे दी गई है, परमाणु क्रमांक के दी गई, ध्यान रखना। और परमाणु द्रव्यमान किसने दिया था, बोलो किसने दिया था, वो दिया था मेरी मेंडलीव जी ने दिया था। उसके पहले बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए, जैसे अष्टक का नियम आया है ना, और वो त्रिक त्रिक डोबरनियर ने दिया था। तो ये सब हमारे क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े होंगे, तो ये सब वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखना, आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है 33 होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो अथर्ववेद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, यहाँ पे देखो भजन की बात, भजन मंत्र यहाँ पे बहुत आएंगे। अथर्ववेद किस लिए जाना जाता है, जादू टोने के लिए जाना जाता है ना, चौथा वेद है, सबसे अंतिम वेद है, 6000 मंत्र है, 731 मंत्र हैं, भजन है इसमें, है ना, 6000 पंक्तियाँ ऐसे कुछ रचनाएं इसमें की गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें खंडों की संख्या कितनी है, तो 20 खंड है, तो 20 खंड है इसमें। चौथा वेद है, अंतिम वेद है, जादू टोना, उपवास, बाबागिरी, जितनी भी है जो कुछ है, जादू टोना, मंत्र, फूंक फांक, बाबागिरी, सब कुछ इसमें है अथर्ववेद में। चौथा वेद है, 6000 मंत्र है इसमें, 731 भजन है, ध्यान रखना इतनी, क्योंकि ये इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिंधु सभ्यता से उठाएगा या हड़प्पा सभ्यता से उठाएगा, उसके बाद में इसी का नंबर आता है। वेद है, वेदांग है, उपसनद है, आपका पुराण है, ये रामायण महाभारत है, ये जितने भी है ना, ये यहाँ से उठा लेता है। उसके बाद में इतिहास से क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, दिल्ली सल्तनत से उठाता है, मुगल से उठा लेता है, कुछ संस्थापक से उठा लेता है। इतिहास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जैसे युद्ध हुए, कुछ हमारी जो है उपाधियाँ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वहीं जो वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है, कहीं ना कहीं से वो उठा ही लेता है। तो आगे बात ध्यान रखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, 9 नंबर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा देखिएगा भाई। 19 मिनट हो चुका है और मेरे क्वेश्चन अभी 9 हुए हैं। थोड़ा स्पीड में चलते हैं हल्का, है ना, मतलब ज़्यादा डिस्कशन नहीं देखते, डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज ध्यान रखना है कि CH3CH2OH, ये ध्यान रखना है, ये किसका है। देखो अगर मैं C को C, यहाँ पे हमको आपको दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, C2H5, C2H5 OH लिख सकता हूँ। और C2H5 OH को क्या लिखा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल OH बताता है ऑल को, ऑल मतलब ऐसा समूह जो ऑल बताता है, यानी कि OH मेरा OH समूह होता है, तो इसीलिए इसको एथेनॉल बोलते हैं। जो तुम ड्रिंक करते हो ना, ड्रिंक पीते हो जो, उसी को ये एथेनॉल होता है।
एथेनॉल। C2 इसलिए लगा क्योंकि मेथ एथ, दो पे आता है एथ, मेथ एथ प्रोपेंट प्यूट पेड हेक्सेक्टन नोम ना डो डेक डाक, ये जो भी है ये सब हमारे याद रखने होने चाहिए। ये सी कार्बन की संख्या जो श्रृंखला होती है ये नंबरिंग बताती है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन डोक डेक डोन, जो भी है ये सब इसमें ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा मीथेन क्या होता है, मीथेन तो हमारा जो है, मीथेन जो हमारा होता है वो CH4 होता है। क्यों, ये कैसे आता है ये देखो, फिर से देखो, फिर से देखो भाई, C हमने लिखा, इसके ऊपर एक H, नीचे H, क्योंकि श्रृंखला भरी होनी चाहिए ना, बिना श्रृंखला भरी हमारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, श्रृंखला भरी होनी चाहिए चारों तरफ से, तो ये मीथेन बन गया। इसे देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किचन, किचन में है ना, गोबर गैस में ये मीथेन है ना, दलदली स्थानों में पाई जाती है, किचन में गोबर गैस में होता है। स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है, एथेनॉल 20% पेट्रोल इसमें मिलाने का जो है मोदी जी ने कहा है, इसमें हम मिलाएंगे जरूर, हाँ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो ध्यान रखना उसका लक्ष्य जो है वो भी ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन कहीं पर कहीं ना वो तुमसे टकरा ही जाएगा क्वेश्चन। सॉरी, आगे देखिए, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखना है जब मार्शल आर्ट की बात है, डम्बे की बात करें, डम्बे तो डम्बे लग रहा है डिब्बे से, डिब्बा, और डिब्बा कौन खेलते हैं, अफ्रीका वाले, ध्यान रखना अफ्रीका वाले डिब्बा खेलते हैं, क्यों, क्योंकि अफ्रीका में पैसा कम है, पैसा कम है वो क्रिकेट कम खेल पाते हैं, इसीलिए देख लिए, देखो वेस्ट इंडीज की टीम अब इस बार क्रिकेट में नहीं आ पाई थी, क्यों, क्योंकि इसके पास पैसे कम थे भाई, कब तक पैसा इंडिया देगा, है एक ही लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है, कोई भी चीज़ हो किसी चीज़ की लिमिट होती है, कब तक वो इंडिया पैसा देगा अफ्रीका को, तो वो उन्होंने क्या किया भैया, वेस्ट इंडीज वालों को नहीं खिलाया था, क्यों नहीं खिलाया था, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे आने के लिए, उनके पास पैसे ही नहीं थे कि वो डिजर्व कर सकें इस विश्व कप को, वर्ल्ड कप को, तो इसीलिए वो वेस्ट इंडीज वाले कहाँ आ पाए थे, इसीलिए देखिएगा डब्बे जो डिब्बे वो खेलते रह गए, वो गेंद नहीं पाए, डिब्बे ही खेलते रह गए, तो ध्यान रखना अफ्रीका जो है इसे देखो याद करने का जो माध्यम है ना कहीं से बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं सोचना पड़ेगा, तो मार्शल आर्ट डम्बे जो है किस महाद्वीप से संबंधित है, तो अफ्रीका से संबंधित है, इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए, डाइडस में स्थित भगवान अयप्पा ने पवित्र उपवन में एक मकर विलक्कू उत्सव, अरे मकर विलक्कू, जहाँ पे मकर की बात आए, जहाँ पर केरल की बात आ जाएगी, मकर विलक्कू जब जहाँ से बात आई, अयप्पा की बात आ जाए, भगवान अयप्पा की बात आए, पवित्र उपवन में मकर विलक्कू की बात आए, वहाँ पर केरल की बात आई, सबरीबाला मंदिर यहीं पर स्थित है, ध्यान रखना है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इतना डिस्कशन लगाएंगे तो हो सकता है 2 घंटे का हमारा ये पूरा ये वीडियो बन जाए, है ना, तो ये लेक्चर इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारे 50 ही क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन हमको पूरी कोशिश रहेगी 50 मिनट में अपनाएं, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और वो भी डिस्कशन के साथ में, एक क्वेश्चन में कम से कम हम कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन बता डालते, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कैसे बना, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है, तो ध्यान रखना पेट्रोलियम में जो मौजूद एक होता है, एक यौगिक होता है जो आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरों के कुछ हिस्सों से जंग का कारण बन सकता है, तो ये ध्यान रखना है कैसे जंग का कारण बनता है, तो आपको हम बताते हैं। जंग कारण कैसे बनता है इंजनों और रिफाइनरियों में, देखो जब पेट्रोल में कुछ एक ऐसा तत्व मौजूद होता है जो क्या करता है, ये इंजनों में रिफाइनरों में कुछ जंग का कारण बन जाता है, यानी कि जंग लगने का एक डर रहता है, या भविष्य में जंग लग सकती है, ये भी कन्फर्म है। तो ये है सल्फर, कौन सा है सल्फर, सोडियम नहीं है, सोडियम तो पानी में डालोगे जल पड़ेगा, इसीलिए इसको केरोसिन में रखते हैं, पोटेशियम में रखे होता है ना, कैल्शियम में रहा तो कैल्शियम हम लोग खाते भी हैं, कैल्शियम में भैंसों को, गायों को दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अब दिमाग को तेज करने के लिए कैल्शियम का यूज किया जाता है ना, तो कैल्शियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का जो वो होता है वो मेरा होता है 20 जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सल्फर का, इसको सल्फर को हम गंदगी बोलते हैं, भी ध्यान रखना है ना, तो सल्फर की मौजूद के कारण, यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के कारण ही मेरा जो होता है जितने भी आंतरिक दहन होते हैं वो इंजनों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट द पेट्रोलियम कैन यूजेस द कोरेसियम इन पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन एंड द रिफाइनरीज, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे कुछ बढ़ते हैं, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई मतलब ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तो चुनावों का प्रहरी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि निष्पक्ष कराता है, स्वतंत्र रूप से कराता है, तो ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
भारतीय संविधान के डैश डैश किस में इस संस्था से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब आप ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो 324 में बताया गया है निर्वाचन पूर्ण रूप से निर्वाचन या स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव जो कराया जाएगा वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान दिया गया है। ध्यान रखना है इस बात को, संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के द्वारा मतलब कराया जाने वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसके द्वारा ही कराया जाता है। आर्टिकल वो है 324। अगर मैं चुनाव की पूरी में बात करूं तो आपके संविधान में 324 से लेकर के 329 तक ये बात आती है। बात आएगी भाग की, यानी कि पार्ट की, किस भाग में आती है, जिस पार्ट में आता है तो भाग है 15। ध्यान रखना इस बात को। भाग में एक बार में मैं एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी भाग हैं, वो एक बार में इसको याद बिल्कुल करवा दूंगा, और वो भी ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, और वो भी मेरी ट्रिक होगी, देसी ट्रिक होगी, मेरी द्वारा ही बनाई गई होगी। मैं अपने ही दिमाग से सोचता रहता हूँ ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, तो ये सब इसी तरीके से धीरे धीरे निकलती रहती है। अगर आपको अच्छी लगती है उसको फॉलो कीजिए और उसको यूज कीजिए अपने लाइफ में, यूज करके आगे बढ़िए बस। और कुछ और जिंदगी में है ही नहीं, जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है उसी का आनंद लेकर के, उसी को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही मेरा जीवन जीने का एक तरीका होता है और आगे बढ़ने का भी एक माध्यम है। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि यानी कि बैड लैंड्स, निष्फल मतलब होता है जो बैड है, जो बुरी है, जो आपको कुछ दे नहीं रही, बंजर है, उसको बोलते हैं निष्फल भूमि यानी कि बैड लैंड्स का एक मुख्य कारण है। तो आप ध्यान रखना, मृदा अपर्दन, मृदा का जब अपर्दन हो जाता है तो वो ध्यान रखना है वो बैड लैंड्स है, उस पर हम कुछ उगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपर्दन हो रहा है, उसका गिराव हो रहा है, गिरावट बॉर्डर मतलब गिर रहा है, तो मृदा अपर्दन ध्यान रखना है। तो मृदा अपर्दन निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि बैड लैंड का एक मुख्य कारण है, तो ये ध्यान रखना है मृदा अपर्दन। ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ द बैड लैंड्स। ठीक है, आगे ध्यान रखना। आगे बेटा है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इधर वेंकट, वेंकट कैसे क्या बजाएंगे, वहां से वैकेट, वहां से वायलिन। बताओ कितनी जल्दी याद हो गया। अब आता है कि वीणा, अड़ा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि वेंकट स्वामी नायडू जी बजाते ही नहीं है। वीणा कौन बजाता था बोलो, वीणा कौन बजाता था, औरंगजेब बजाता था, है ना। तो ध्यान रखना, वीणा कौन बजाता था, औरंगजेब बजाता था, नहीं बजाता था, बोलो कौन आदि था इसका, समुद्रगुप्त था, नहीं। कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि वीणा को बजाने वाला ऐसा कौन सा शासक था जो बहुत ज़्यादा मतलब उसका प्रिय था, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ऐसे कह सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो अपने जीवन में वीणा वादक था, ऐसे समझो, है ना, अपने वो काल में, अपने समय में। तो द्वार वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो वायलिन बजाया था, कि ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायलिन जिसको बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो पूछा यह गया है कि भारत में जो पूरी जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या, जो बाल संख्या है, जो देश की पूरी बाल जनसंख्या यानी कि बच्चों की जनसंख्या, उसमें से ग्रामीण कितने हैं, यानी कि शहरी निकाल दो, शहरी निकाल दो, तो हम कह भैया सबसे ग्रामीण गांव में ही तो बच्चे रहते हैं, यानी कि 74.05% जो है हमारे बाल बच्चे हमारे ग्रामीण के हैं, यानी कि गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे नहीं है। तो शहर के बच्चे कितने हैं इसका फिर निकाल दीजिए, फिर जितना बचे भाई 6 में ऐड करोगे 26 यानी कि 25% करके 25.95% करके कुछ आएगा, है ना। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल पॉपुलेशन सम ऑफ द कॉसेस 211, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री की पॉपुलेशन में जो भी बाल बच्चों की जो परसेंटेज है वो मेरी ग्रामीण में कितनी है? तो ध्यान रखना है 74.05% है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 17। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सीवेज सूक्ष्म जीव उपचार कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है, या प्रदूषक, या सीवेज? तो ध्यान रखना है अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया, जो भी अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट समझते हो, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया, अपशिष्ट मतलब होता है जो कूड़ा करकट हो, कूड़ा करकट जो अपशिष्ट बचा वो उसकी बात कर रहा है। जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः हम सीवेज कहते हैं, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः हम सीवेज कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द कॉमनली कॉल्ड क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। अंडरस्टैंड नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, मूसी नदी, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं लायक,
जो जिसके लायक है उसको वैसे ही दे रखिएगा ना। जो हर एक क्वेश्चन थोड़ा ना बताया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन, कुछ है तो उसको बताया जाता है ना। अब देखिए भाई, मूसी नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन में देखो दिया गया है कितनी, कृष्णा नदी है, गंगा नदी, गोदावरी और यमुना। तो ये ध्यान रखना है, मूसी नदी हैदराबाद शहर में पड़ती है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी दक्षिण भारत की गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो, समझ में, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा जिसको बोलते हैं, कावेरी। दक्षिण की गंगा कोई कहे तो कावेरी है, दक्षिण भारत की गंगा कोई कहे तो गोदावरी है, और गोदावरी ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, ये भी ध्यान रखना। हैदराबाद में पड़ती है, और ये किस नदी पर है, ध्यान रखना है, इली नदी के तट पर है। ये क्या है, इली नदी, इली नदी कौन सा नदी है, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो आप आगे देखिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणुशोधक उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखना, टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम ब्रोमेट क्लोरेट क्लोराइड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसने क्या कहा कि WHO ने एक रिपोर्ट दिया कि निम्न में से कौन पारंपरिक, मतलब पीछे की बात कर रहा है, पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणुनाशक उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखना है, वो है टाइटेनियम। कौन सा है वो, टाइटेनियम है। तो WHO ने बताया है, इसके अनुसार बताया है कि कौन सा पारंपरिक पेयजल, पीछे जो पेयजल हमारा जो है उपजेल संयंत्रों में बने कीटाणुनाशक उत्पादों का उदाहरण नहीं है। नहीं है मतलब ब्रोमेट है, इसका मतलब क्लोरेट है, इसका मतलब क्लोराइट है, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात को। आगे बात करते हैं, 1878 ईस्वी में वर्ना प्लियोर एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, 1878 में वर्ना प्लियोर एक्ट आया था, जो एक वायसराय को कार्यकाल के रूप में निरस्त कर दिया गया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ध्यान रखना है, इसका शासनकाल रहता है 1878 से 1882 तक, और 1881 में ही नियमित जनगणना की गई थी। और नियमित जनगणना किसके शासन काल में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन। लेकिन लॉर्ड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉर्ड कहते हैं भगवान को, और इन बदतमीजों, ये जो बदतमीज वो आए वहां अंग्रेज से हमारे भारत को लूटने, इनको हम लॉर्ड कहें? जूता निकाल के मारो, जूता निकाल के, लॉर्ड नहीं कहना है, सिर्फ रिपन कहना है। तो रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रचक जो प्रथम कारखाना इन्होंने स्थापित किया था इसने, तो वर्ना प्रेस एक्ट भी इसी के शासनकाल में आया था। नियमित जनगणना 10वीं यानी कि 10 साल की पूर्ण रूप से नियमित जनगणना जो की शुरुआत हुई थी, इसी के शासनकाल में हुई थी, 1881 में हुई थी। और ये भी ध्यान रखना है, इसका शासनकाल 1880 से 1884 तक रहता है, ठीक है। किसका, बोलो बोलो, 1878 का वर्ना प्लुसपेक एक्ट, वायसराय मेरा लास्ट पिन है, इसका शासनकाल 1884 तक रहता है। और ध्यान रखना इस बात को, जो शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, हंटर आयोग जो आया, वो भी 1882 में आया था, तो वो भी लार्ड रिपन के शासनकाल में आता है। डफरिन देखो आ गया 1885 वाला, क्योंकि 84 तक रिपन रहता है और 85 में डफरिन आ जाता है। तो 85 में जब डफरिन आता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, डॉक्टर ए उनके द्वारा होती है। पहला अधिवेशन बंबई में होता है, WC बनर्जी करते हैं। ऐसे याद रखो ना यार, देखो आज नहीं पढ़ोगे तो कल तुमको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आज तुम 8 घंटा बैठकर नहीं पढ़ सकते हो, तो कल उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, 12 घंटे, वो भी इतनी मेहनत मैं बता नहीं सकता। आज मेहनत कर लोगे, सफल होगे, आगे आराम रहेगी, अच्छी से ज़िंदगी गुजरेगी, खुशहाल रहोगे, जीवन को अच्छा बना पाओगे। लाइफ इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। जीवन जीवन में ही जीवन है, ध्यान रखना। जीवन को जीवन में जीने का जी ही जीवन है, ध्यान रखना इस बात को।
जीवन को अगर जीना है तो जीवन में के अंदर जीवन ढूंढो, क्योंकि लाइफ इज इन लाइफ ऑफ द लाइफ इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड और नॉट। तो ध्यान रखना, हंटर आर्योग पूछे, नियमित जनगणना पूछे, 10 साल पर जनगणना पूछे, चाहे आपका वर्ना प्रोस्पेरक एक्ट 1878 वाला पूछे, तो ये सब रिपन है, ठीक है। अब बात आती है जी लागू करने की बात आती है, ये वर्ना प्रोस्पेरक एक्ट लागू कौन करता है, तो ये लागू करने वाला लिटन है, ना कि रिपन। रिपन नहीं, लिटन। कौन है? लिटन, ठीक है। और ये जो लागू लागू किसने किया? लिटन ने। और ये अच्छा निरस्त करने की बात आती है ना, ये दौरान निरस्त कर दिया गया था, निरस्त किसने किया था? रिपन ने, रिपन ने किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो 1878 का जो वर्ना प्रोस्पेक्ट आता है, ये लागू करने की जब बात आती है तो हम लिटन करता है, और ये कहता है भैया, रिपन कहता है मेरी समझ में ये चीज नहीं आ रही, तो ये जब आ नहीं रही तो इसको हम निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो ये निरस्त करने की बात आती है, 10वीं जनगणना होती है इसी के समय काल में। इसी के समय काल में हंटर आयोग आता है, एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति होती है, सुशासन और ध्यान रखना इस बात को, स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बोलो, लॉर्ड रिपन को। तो जी इस क्वेश्चन पे हमने टाइम इतना इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहले, तो अगर कोई पहले पूछे कि रिजर्व आरबीआई के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख थे। और अगर ऐसे ही पूछ ले तो ओर्स आर स्मिथ थे। तो अगर इंग्लैंड का पूछे कोई आरबीआई का गवर्नर कौन सा, तो ओर्स आर स्मिथ थे। लेकिन अगर भारतीय पूछ ले तो सीडी देशमुख जी थे। ध्यान रखना, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जो ओस बोथ आर स्मिथ आप लगाए, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया, है ना। अब क्योंकि अगर ओसबाद स्मिथ होगा तो लड़का क्या हो गया, अरे लॉलीपॉप आ गया, ओसबाद भी ठोक के चले आएंगे, लेकिन वो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश था, वो इंग्लैंड का था ना, तो इंग्लैंड नहीं पूछ रहा वो। देखो सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, भैंस गई पानी में तनिक देर में, भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो तनिक देर में भैंस पानी पानी में चली जाती है, कब काई पे पैर पड़े और कब काई से रपट के नीचे चली जाए। तो ध्यान रखना इस बात को, फिर भैंस को उबारना कोई किसी की बस की बात वहाँ पर आए भी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो बोलो किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जब बात आती है तो अभी हमने धन निष्कासन का सिद्धांत देखा, दादा भाई नौरोजी ने दिया। 1867 से 68 तक इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है, मेरी समझ से मैंने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे बिहार का कोई पेपर हो, चाहे बिहार इंटर लेवल हो, एसआई हो, पुलिस हो, यूपीपी हो, है ना, जितने भी एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन में ये कहीं ना क्वेश्चन घूम के आ ही जाता है। आप है तो जीएस तो सब वही है, सारी इतिहास वही, सारी पॉलिटी वही, सारी जियोग्राफी वही, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो करंट चेंज होता है, अर्थव्यवस्था वही, है ना, सारे चेंज होते हैं, तो रेट चेंज होती है आरबीआई के, कुछ डब्ल्यूएमओ और या आर्थिक मर्च जो आपका जारी करता है वो आपका चेंज होता है। और क्या चेंज होगा भाई, खिलाड़ी थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, वो खिलाड़ी वही रहेगा। नीरज चोपड़ा तब भी भाला फेंक रहा था, आप भी भाला फेंकेगा और आगे भी फेंकेगा, रहेगा तो सब वही। सीधी सी बात है, आपको याद करना है, आपको समय देना है, जो समय देगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं देगा सीधी सी बात है वो पीछे रह जाएगा, वो तो रजाई में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि रजाई का मजा कुछ और है और मेहनत करने का मजा कुछ और है, क्योंकि मेहनत करना सबकी बस की बात नहीं है। इसीलिए वैकेंसी कम है तो मेहनत करने वाले भी कम है, ये भी ध्यान रखना है। फाइट उन्हीं से होती है जो फाइट करने के लायक होते हैं। शेर का जो होता है, शेर का मुकाबला शेर से होता है, गीदड़ों से नहीं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो भैया आर्थिक विकास का मतलब है आप पैसे से कितना ऊपर उठेंगे, देश को कितना ऊपर उठाएंगे, चीज़ों को कितना ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर करता है, नेचुरल जो भी रिसोर्सेस होते हैं। बहुत सही है। बाजार का आकार, आपका मार्केट साइज कितना है, बड़ा जितना बड़ा होगा उतने आप ज़्यादा बढ़ेगा, आपका देश उतने बढ़ेगा, उतना डिस्ट्रिक्ट आपका बढ़ेगा, जब डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो पूरा विश्व बढ़ेगा।
दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग है। छोटे से उठिए, छोटे से एक व्यक्ति से उठिए। व्यक्ति कहाँ रहता है, बोलो? गांव में। गांव का कोई मुखिया होगा, प्रधान, है ना? तो इस तरीके से गांव से धीरे धीरे उठिए, गांव से जिले में जाइए, जिले से राज्य में जाइए, राज्य से देश में जाइए, देश से आप पूरे विश्व में भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती है। इस यात्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत बहुत समस्याएं। वो हम एक ही लाइन कहूंगा कि देखोगे कि जब देखोगे एक सपना तो मुश्किलें हजार आएंगी। जब देखोगे एक सपना तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन लेकिन वो हासिल भी होगा और सब कुछ पाओगे। और वो जब किस्मत चमकेगी तो ये दुनिया देखेगी, ये दुनिया देखेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन अगर मुश्किलों से लड़ गए तो सफलता भी शोर मचाएगी। ये भी ध्यान रखना है ना। जो भी कह पाओ वो भी कहो। रखो हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, और आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। और मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मैं मगरूर दरख्तों का हुस्न जानता हूँ। और कहते नहीं कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब, बेवक्त बेहिसाब, बेवक्त बेवजह, बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही जला देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही जला देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।